गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल शुरू कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल नाम से ही पता लगता है कि ऋग्वैदिक काल के बाद का काल है और यह काल विद्वानों के अनुसार 1000 से 600 BC के आसपास तक का काल माना गया है। 700 से ज़्यादा इस काल के स्थलों की जानकारी विद्वानों ने पता लगाई है और यह काल पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में चित्रित धूसर मृदभांड नामक एक पॉटरी का प्रादुर्भाव हुआ था। मृदभांड का प्रादुर्भाव इस काल में हुआ था। ये एक टेक्नोलॉजी थी जिसके अंतर्गत इस तरह से मिट्टी को पकाया गया था कि इसके रंग धूसर रंग के हो जाते थे और इस पर पेंटिंग वगैरह भी की जाती थी। यही वजह है कि इसे हम पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं और इस काल को पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के नाम से जानते हैं। इसके जो प्रमुख बर्तन हैं वो थे कटोरे और थालियां, डिशेज एंड बॉल्स, थालियां और कटोरे। अब क्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो जहां ऋग्वैदिक काल में हम देखते कि वो क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश था, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब और सरस्वती, इन नदियों के बीच में फैला हुआ था। इस काल में इस सप्त सिंधु प्रदेश से उतर के ये पूरब में गंगा के द्वार की तरफ आ बढ़े थे और ये जो क्षेत्र है सप्त सिंधु का, इससे बढ़ते बढ़ते हम अंत में देखते हैं कि ये बिहार में विदेह तक पहुंच गए थे, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो कहने का मतलब कि उत्तर वैदिक काल सप्त सिंधु प्रदेश से दोआब के क्षेत्र में, जो उत्तरी भारत की गंगा यमुना का दोआब है, उस क्षेत्र में, और फिर आगे वो सदा नीरा गंडक तक अंतिम पे 600 BC तक पहुंच गए थे। इस काल में सेटलमेंट जो था वो अर्धनगरीय सेटलमेंट कुछ तक था, माने ग्रामीण जीवन से हल्का सा विकास हुआ था, यानी कि नगरीय सभ्यता के हल्के प्रमाण मिलते हैं, जिसकी हम चर्चा अभी और आगे करेंगे। तो हम इस वक्त पाते हैं कि ये क्षेत्र यहाँ तक पहुंचा। अब इनके स्रोत के बारे में हम जानते हैं। ऋग्वेद काल में हमें एकमात्र स्रोत मिलता है, वह ऋग्वेद है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में और भी ग्रंथ आ गए। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहां पर अगर हम ऋग्वेद को जोड़ दें तो इन तीनों को मिलाकर के त्रयी कहा जाता है। त्रयी नाम से ही विदित होता है, त्रयी का मतलब तीन। तो इन तीनों ग्रंथों को मिलाकर त्रयी कहा गया, इन्हें पवित्र माना गया है। लेकिन अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, इन सब चीजों का भी वर्णन है, अतः इसे अपवित्र माना गया है। ऋग्वेद पूरी गद्य और पद्य दोनों में है, सामवेद सिर्फ पद्य में है और यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखी गई है। इसी काल में ऐसा कहा जाता है कि एक ग्रंथ लिखा गया जय संहिता, जो इस
काल के बारे में जानकारी देती है। कालांतर में जय संहिता, जिसमें 24,000 श्लोक थे, वो बढ़कर के भारत नामक एक ग्रंथ में संकलित हुआ और इसके श्लोक हो गए 48,000। और यही श्लोक में जब 1 लाख के रूप में जब वृद्धि हो गई तो इसे महाभारत कहा गया। इसके रचयिता को वेद व्यास माना गया है। क्योंकि 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सत का मतलब है 100 और सहस्र का मतलब होता है 1000। सौ और 1000 अगर हम देखते हैं तो ये तो हो गया 100 और इसमें जोड़ दिया और 1 लाख हो जाते हैं। तो 1 लाख श्लोक होने के कारण महाभारत को हमने सत सहस्र संहिता के नाम से पुकारा और यह महाभारत है जो उत्तर वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी देता है और विशेष रूप से कुरु और पांचाल 2 जन के बारे में देता है। अब थोड़ा हम देखते हैं कि ये जन क्या थे और किस तरह बढ़ गए थे। ऋग्वैदिक काल में हमने 5 जनों के बारे में जानकारी हासिल की थी। फर्स्ट तुरसु, यदु, द्रयु, अनुस जो थे। भारत में बाद में भरत और कुरु मिलकर के कुरु नामक एक वंश का निर्माण किए और ये कुरु ही था जो महाभारत का मुख्य रूप से इसका वर्णन किया गया महाभारत में। और इसमें एक युद्ध का वर्णन किया गया। युद्ध किसने हुआ? जमीन को लेकर हुआ, यानी कि जमीन का महत्व बढ़ गया था। जन जो थे, कबीले थे। अब ऋग्वैदिक काल में जमीन का बहुत ज्यादा महत्व नहीं था, पशुओं का महत्व था, विशेष रूप से गायों का महत्व था। लेकिन सेटलमेंट में जब वृद्धि होने लगी, एक जन दूसरे जन पर अधिकार करने लगा और विजय पाने लगा, तो वो क्षेत्र बड़ा होने लगा और इसे जनपद कहा गया या जानपद कहा गया है। यहाँ पद का मतलब पैर, जहाँ जन के पैर हो पाड़ते थे, जहाँ पर जिस क्षेत्र में जन रहते थे उसको हम जानपद कहा गया है। और ये जानपद कालांतर में टेरिटरी एरिया को विंबित करने लगा। जैसा कि मैंने कहा कि कुरु और पांचाल 2 महत्वपूर्ण थे। कुरु का जो क्षेत्र था वो दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्र, ये क्षेत्र था कुरु क्षेत्र था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। तो कुरु हस्तिनापुर का जो क्षेत्र था वो पांचाल के अंतर्गत था और इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र था वो कुरु क्षेत्र के अंतर्गत था। अब हम थोड़ा जानते हैं कि हस्तिनापुर पांचाल राज्य के अंतर्गत में था, जो पांचाल जनपद, क्षमा कीजिएगा, पांचाल जनपद के रूप में जाना जाता था। और यहाँ पर तुवार का जो क्षेत्र था, गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, इसके पूरब में ये क्षेत्र जो विशेष रूप से हस्तिनापुर का क्षेत्र कहलाता था। और यहाँ मेरठ, बरेली, बदायूं, ये जो क्षेत्र है वो हस्तिनापुर के अंतर्गत आते थे और जो मेरठ के पास में इनकी राजधानी हुआ करती थी। कालांतर में इनके क्षेत्रों में वृद्धि हुई और कुछ लोग थोड़ा दक्षिण की ओर चले गए और ये विराट का जो क्षेत्र है, विराट नगरी, जो मत्स्य जो क्षेत्र है, जिसे आज की पहचान मत्स्य, भरतपुर, अलवर और कुछ हिस्सा जयपुर का ये जो क्षेत्र कहलाता है, तो वो उस क्षेत्र में ये उत्तर वैदिक काल के लोग बसे। इसके बारे में आगे हम देखें किस तरह वो पूरा बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा जानते हैं कि ये
विकास का क्रम चल रहा था, पॉटरियों में विकास हो रहा था, मकानों में भी विकास हुआ। पकी मिट्टी के मकान तो नहीं बने, लेकिन कच्ची मिट्टी के, धूप में सुखाई हुई मिट्टी के मकान बने, जो खंभों पर टिके होते थे। इनके छत नरकुल यानी सरकंडे, नरकुल और मिट्टी के द्वारा छाए जाते थे, और इनके घरों के आसपास चूल्हे मिले हैं अवशेषों के आधार पर, और दाने मिले, अन्न के दाने मिले हैं, जिससे पता लगता है कि ये बस्तियां रही होगी, चबूतरे पर भोजन बनता होगा, क्योंकि उसके आसपास अनाज के दाने हमें प्राप्त हुए हैं अवशेष के रूप में। लास्ट पेज में हम देखते हैं कि ये क्षेत्र में और बढ़ते हुए, ये ऐसा माना जाता है कि ये कच्ची मिट्टी के थे, और चूंकि दो नदियों के बीच के क्षेत्र था गंगा यमुना, तो बाढ़ के कारण ये बह गए होंगे, पास आउट हो गया होगा। तो ये और आगे बढ़ते हुए ये इलाहाबाद के समीप कौशाम्बी पहुंच गए, क्योंकि यहाँ की खुदाई से भी हमें उत्तर वैदिक काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। सतपथ ब्राह्मण, जो कि उत्तर वैदिक काल में कई और भी ग्रंथ लिखे गए थे, उन ग्रंथों में हमने देखा था कई ब्राह्मण थे, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण और बहुत सारे ब्राह्मण लिखे गए थे। इसके अलावा उपनिषदों का भी होता है, वर्णन मिलता है। ऐसे तो 108 उपनिषद थे, लेकिन जैसा कि हमने शोध में पढ़ा था, कई उपनिषद इस काल में लिखे गए थे और अरण्यक भी लिखा गया था। तो हम इसमें देखते हैं कि ब्राह्मण उपनिषद, अरण्य, ये ग्रंथ भी, ब्राह्मण उपनिषद अरण्य, ये ग्रंथ भी उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे, और ये प्रमाण देते हैं उस काल के जीवन के बारे में, उस काल की स्थितियों के बारे में। तो आगे थोड़ा बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की ओर बढ़े, और कालांतर में ये सतपथ ब्राह्मण से पता लगता है कि राजा विदेह और माधव, जो उनका पुरोहित था, वो कहते हैं कि जंगल की आग जलाते हुए सदानीरा यानी कि गंडक नदी यहाँ तक पहुँच जाती है, और ये जंगल की आग जलाते हुए मतलब जंगल साफ करते यहाँ तक पहुँच गए थे, और यहाँ पर उन्होंने एक बस्ती बसाई, और वो आज की तारीख में उत्तर बिहार का क्षेत्र होता है, गंडक नदी के समीपवर्ती क्षेत्र कहलाता है। और यही विदेह राजा कालांतर में राजा जनक के रूप में जाने गए हैं, और वैदेही उनकी पुत्री सीता के रूप में जानी गई है। अब हम देखते हैं कि इस वक्त क्या प्रयोग क्या करते थे हथियारों के रूप में। कॉपर तो पहले से चला रहा था। इस काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु की खोज हुई, और वह धातु था लौह यानी कि लोहा, आयरन। आयरन एक मजबूत धातु था, इससे जंगलों की कटाई की जा सकती थी कुल्हाड़ी के रूप में। आयरन से हल के रूप में प्रयोग करके आयरन को लकड़ी में लगा करके खेती प्रारंभ की गई, और इस आयरन की बदौलत खेती में क्रांति आई, आम जीवन में समृद्धि आई, और कुल्हाड़ी के रूप में इसे प्रयोग करके जंगलों को, लकड़ियों को काटने में मदद मिली। इनके अलावा एरोहेड्स यानी कि तीर के नोक, तो पहला तो हमने देखा हल को, लोहे के हल को उदम्बूर नामक पेड़ की लकड़ी के साथ प्रयोग किया जाता था। दूसरा कुल्हाड़ी, पेड़ों के काट, इसका काम कृषि में होता था हल का, और इसका कुल्हाड़ी पेड़ों को काटने में, जहाँ जंगल घने नहीं होंगे वहां काटने में, लकड़ियों को सेक देने में। फिर संभवतः शिकार के लिए तीर के नोक, एरोहेड जिसको कहते हैं,
तीर के नोक के रूप में इनका प्रयोग किया गया, लोहे का, और एक तरह से क्रांति थी। इसके अलावा हार्पून का प्रयोग किया गया जो बर्छे के रूप में, बर्छे के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो जानवरों को शिकार करने के भी काम आता रहता होगा। तो हैंडेक्स एक क्रांति था, हल एक क्रांति था, और इस क्रांति की बदौलत खेती में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। लोहे को 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास श्याम या कृष्ण अयस्क कहा गया है। श्याम का मतलब ही होता है काले रंग का, लोहा काला होता ही है, और अयस्क भी कहा गया है, यानी कि एक और मटेरियल था जो और लोहे के जो और होते थे, इसलिए अयस्क मटेरियल, इसे कृष्ण अयस्क कहा गया है। पकाई हुई मिट्टी के प्रयोग बहुत ही कम मिले हैं, लेकिन हस्तिनापुर की खुदाई से, क्योंकि हमने जैसा देखा कि कच्ची संरचना मिली है, लेकिन यहाँ धुंधले प्रमाण मिलते हैं कच्ची ईंटों के साथ साथ पकी ईंटों के, क्योंकि धीरे धीरे जैसे पॉटरी पकाने लगे थे, मृदमांडों को पकाने लगे थे, तो संभवतः मिट्टी को, ईंटों को पकाना भी वो सीख रहे थे। इस काल में नगरीय जीवन के धुंधले प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि भगवानपुरा की खुदाई से हमें एक 16 कमरे का मकान मिला है। निस्संदेह रूप से बड़े मकान इस चीज को दिखाते थे कि वो विकास हो रहा था, नगरों का प्रादुर्भाव शुरू होने वाला था। इसके अलावा कौशल, यानी कि ये जो क्षेत्र है, कौशल अयोध्या के आसपास का क्षेत्र, अहि क्षेत्र का आसपास का क्षेत्र है, यहां भी हमें उत्तर वैदिक काल के प्रमाण मिले हैं, विदेह में भी मिले हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल का जो क्षेत्र काफी बड़ा हो गया। ये सप्त सिंधु प्रदेश से बढ़कर के सीधे बढ़ता हुआ ये गंगा का द्वार, गंगा यमुना द्वार, उसके बाद फिर कौशल, नीचे में कौशाम्बी, और यहाँ पर बिहार में आकर के विदेह तक फैल गया, जो सदा नीरा नाली, जो सप्त ब्राह्मण में कहता है कि इसके आगे जंगल रुक गई, और वो कहता है किम करेसु की कटोसु गावो न दुग्ध दुहंती न तपंती धर्मम। ये कीकट लोग क्या करते हैं, न जो गाय का दूध निकालते हैं, न तप करते हैं, न धर्म का काम करते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह हम इनके क्षेत्रों के बारे में पढ़े, स्रोत के बारे में पढ़े, लोहे के बारे में पढ़े, पेंटेड ग्रेवे के बारे में पढ़े, पेंटेड कल्चर के बारे में। अब आगे हम उत्तरवादी काल के सामाजिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में और आर्थिक जीवन के बारे में कल हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।